Hello, dear student. Assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about NTS BSc Nursing enzyme past paper. Okay. So today I will discuss about NTS BSc Nursing past paper of cell structure and function. Okay. सो आज हमने जो है कुछ डिस्कस करने हैं। कल हमने जो है पास पेपर एनटीएस के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था, देन उसके बाद एंजाइम, दोनों चैप्टर हमने शायद करवा दिए थे। ओके, सो आज हमने जो है डिस्कस करना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चैप्टर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, मैं डेली बेसिस पे जो है शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियोस, मेरे लेक्चर्स नहीं सुने, जो भी मैंने पास पेपर करवाए हैं एनटीएस से रिलेटेड, जो भी एसटीएस से रिलेटेड, वो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो काइंडली वो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन उसके बाद ये आगे जो मैं करवा रहा हूँ वो आप जरूर इसको रीड करें। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, सो वेरी हेल्पफुल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह उसकी 100% सक्सेस हो जाएगी। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हु इज क्रेडिट? ओके, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सेल? ओके, जो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्हें जो है डिस्कवरी की थी सेल की? ओके, तो वो आप सभी जानते होंगे, जो रॉबर्ट हॉक था, वो उसने ये काम कर दिया था, जो डिस्कवरी थी सेल की, उसने जो है उसको दरियाफ्त किया था। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ सेल, यू नो वेरी वेल, डेड साइंटिस्ट नोन एज रॉबर्ट हॉक। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, हु इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन सेल? वो कौन सी क्रेडिटेड थी जो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ ना सेल की? ओके, सो न्यूक्लियस ऑफ सेल, यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं ये रॉबर्ट ब्राउन जो एक साइंटिस्ट था, एक वेरी जो है एक सेंसिटिव माइंड साइंटिस्ट था, जो उसने न्यूक्लियस ऑफ सेल की जो है डिस्कवरी की थी। ओके, ये रॉबर्ट ब्राउन का काम था। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the basic structural and functional unit of life? Okay, so आप सभी जानते होंगे ये important MCQs है and very simple सा MCQs है, जो कई बार टेस्ट में आ चुका है। ओके, NTS की and MDK टेस्ट की। ओके, सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, वो हमारे पास क्या होता है? वो सेल होता है। ओके, वो सेल बन के मिलकर जो भी टिश्यू, ऑर्गन, ये सारा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस एक सा प्रोसेस है। कभी आपको टाइम मिले तो आप मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। ओके, उसमें मैंने ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, सो ये प्रोकैरियोट्स में जो है एब्सेंट होते हैं, देन दो जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होते। ओके, ओनली जो होते हैं प्रोकैरियोट सेल्स वो हमारे पास न्यूक्लियस में नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट सेल्स, वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में ओनली। ओके, सो ये इसका कॉन्सेप्ट था। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है टिपिकली जो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट सेल्स में, वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, ओके, which type of cell has true nucleus? ओके, वो कौन सी सेल की टाइप है जो एक ट्रू न्यूक्लियस के रिलेटेड होती है? देन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास एक टाइप होती है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं या प्लांट एंड एनिमल होते हैं। सो इन विच ही सेज के ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सो यू नो वेरी वेल, इज यूकैरियोट्स सेल। ओके, सो ये यूकैरियोट सेल से बिलोंग करते हैं, नॉट प्रोकैरियोट सेल्स। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइंडल फाइबर? जो हमारे पास स्पाइंडल फाइबर होती है
वो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान जो हमारे पास स्पाइंडल फाइबर जो होती है उसका मेन रोल कहाँ पे होता है। सो स्पाइंडल फाइबर जो होती है सेल डिवीजन के हिसाब से वो उसमें जो मेन रोल होता है स्पाइंडल फाइबर जो होती है वो उसका मेन रोल किसमें होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं, इसमें नहीं होता, मोमेंट ऑफ सेल में भी नहीं होता, ये सेपरेशन एंड क्रोमोसोम्स में होते हैं। ओके इसका मेन रोल होता है स्पाइंडल फाइबर का जो सेल डिवीजन में होते हैं वो सेपरेशन करते हैं ऑन दी क्रोमोसोम्स। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके which cell organelle is responsible for modifying, sorting and packing protein in for secretion। वो कौन से जो हमारे पास एक जो न्यूक्लियस होते हैं, एक गोल्जी बॉडी एपरेटस होते हैं, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी इज सेम। ओके देन अदर नेम ऑफ गोल्जी एपरेटस और ओके देन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनील होते हैं। वो कौन से ऑर्गेनील होते हैं हमारे पास जो मॉडिफाई एंड पैकिंग प्रोटीन करते हैं। सो यू नो वेरी वेल इज गोल्जी एपरेटस मींस गोल्जी बॉडीज होते हैं, पैकिंग ऑफ प्रोटीन यू नो वेरी वेल, इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका बी होगा। जो हमारे पास पैकिंग करते हैं प्रोटीन की वो क्या होते हैं। ओके सो ये गोल्जी एपरेटस का काम होता है। ओके जो हमारे पास मॉडिफाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, पैकिंग प्रोटीन करते हैं, ये सारा जो भी सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे यहाँ गोल्जी एपरेटस की। देन प्रोटीन सिंथेसिस हमने यहाँ लिखा होता तो जो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन था वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम था। ओके मीन्स राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होते हैं वो हमारे यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं रफ। ओके देन उसके बाद स्मूथ नहीं करते। तो यहाँ पे ये पैकिंग प्रोटीन की बात है तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो गोल्जी एपरेटस होगा। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Okay, what is the primary function of the mitochondria in cell? जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन जो होता है एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में वो क्या होता है, जो आप सभी जानते होंगे जो प्राइमरी फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में वो हमारे पास जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, वो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस एटीपी बाय द सिंथेसिस यू नो वेरी वेल, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन सी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जो हमारे पास लिपिड होता है वो इसकी सिंथेसिस नहीं होती क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके देन डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये काम नहीं करते हैं, ये ओनली एटीपी के सिंथेसिस करते हैं जिसको हमने कहा दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेल इज यू नो वेरी वेल, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके सो ये पावर ऑफ सेल हैं, सो एटीपी सिंथेसिस करते हैं, इसका ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके ये बात आपको समझ में आ गई। ओके सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें जाके, ताकि जो भी अपडेट मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शेयर करूं वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके घर बैठे ही आपको वो चीज मिल जाए। ओके ये होता है डिजिटल सिस्टम का मतलब के फायदा। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Which organelle is responsible for detoxifying harmful substance in the cell? Okay, वो हमारे पास कौन से ऑर्गेनील की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक काम करते हैं डिटॉक्सिफाइंग में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं सेल्स में। सो ये हमारे पास पेरोक्सिसोम का काम होता है, ये लाइसोसोम का नहीं होता, ये न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स का नहीं होता, ये ओनली पेरोक्सिसोम का जो है काम होता है जो ऑर्गेनील की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुताबिक जो भी डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल होते हैं उसकी सेल्स में जो भी सब्सटेंस उसको ये ब्रेकअप करते हैं। सो इसका काम जो होता है हमारे पास वो पेरोक्सिसोम का होता है, नॉट लाइसोजाइम का होता है, नॉट न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स का। ओके सो ओनली दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरोक्सिसोम। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Okay, who proposed the fluid mosaic model?
okay, who proposed the fluid mosaic model of the cell in membrane. okay, so ये फंक्शन दिया था, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनने ये प्रपोज किया कि ये फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है. ओके, सेल मेम्ब्रेन और फ्लूइड मॉडल मोज़ेक मॉडल जो था वो एक साइंटिस्ट था जिनने दिया था, जिस कॉल्ड एज जेसिंगर एंड जी निकोलसन. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ ना सेल मेम्ब्रेन दिए थे. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Okay, what is the primary function of chloroplast in photosynthesis? जो हमारे यहाँ प्राइमरी फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है? जब भी हमारा जो प्राइमरी फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो प्रोटीन फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं? ये सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स करते हैं, नो. स्टोरेज करते हैं, नो. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी करते हैं, देन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलर वेट्स करते हैं, नो. ओके, सो इनमें से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? आप कह रहे हैं कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? सो ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इनमें है. आपने चुना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो सी है. जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में किए जाते हैं, सो उसकी लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इसके बाद जो हमारा प्रोसेस बनता है वो उसको हमने फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं. ओके, सो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया. सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Okay, which protein subunit make up microtubule in the cytoskeleton? So हमारे यहाँ वो कौन सी प्रोटीन का सब यूनिट होता है जो मेकअप करता है माइक्रोट्यूब्यूल का इन दी साइटोस्केलेटन में? साइटोस्केलेटन में जो हमारे पास होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल, ओके, जो मेकअप करता है प्रोटीन सब यूनिट की, सो वो हमारे पास मायोसिन होता है. ओके, मायोसिन का ये काम होता है, जो एक प्रोटीन की सब यूनिट होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल की स्केलेटल सिस्टम में काम होता है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, मायोसिन. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके, how which cytoskeletal component is primary composed of actin protein subunit? Okay, so हमारे पास जो cytoskeletal होता है उसका component जो होता है primarily composed होता है actin protein subunit से. वो कौन सी प्रोटीन होती है? वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, या केराटिन फिलामेंट्स होते हैं. सो इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है जो आपको चुनना है. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता देता हूं. जो हमारे पास साइटोस्केलेटल होता है उसमें जो कंपोजिशन होती है एक्टिन प्रोटीन की सब यूनिट होता है वो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइक्रोफिलामेंट्स. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. Okay, which component of the cell theory suggested that all cell come from pre-existing cell? ओके, जो हमारे पास एक कंपोनेंट होते हैं सेल का, जो सेल थ्योरी की सजेस्ट दिए थे, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल में. सो ये होते हैं सेल दी इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नो. देन उसके बाद नंबर बी को देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कंपोज ऑफ द सेल. ओके, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोजिशन होती है उसकी सेल की. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन बी हमारे पास इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है. ओके, आपको समझ में आ गया? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके, okay, what organelle is plant cell is primarily responsible for storing water? वो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनील होता है प्लांट सेल्स में जो एक प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है स्टोरिंग, वेरी वेल, स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिशन एंड वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये सारा हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट का काम नहीं होता, ये न्यूक्लियस का भी काम नहीं होता, ये वैक्यूल का काम होता है. ओके, जो भी स्टोरेज प्लांट की होती है, वाटर की होती है, न्यूट्रिशन की होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की होती है, वो सारे वैक्यूल्स में
जाते हैं, तो ये सारा वैक्यूल में आते हैं। सो इनमें करेक्ट ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हुआ है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। जो ऑर्गेनील होता है प्लांट सेल वाल सॉरी सेल की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है स्टोरिंग वाटर की, न्यूट्रिशन वेस्ट सभी प्रोडक्ट्स तो वैक्यूल में आते हैं। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके, व्हाट इज द लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? In the fluid mosaic model, okay, then what is the lipid component of the cell membrane primarily composed of? जो हमारे पास प्राइमरी कंपोज कौन से मतलब लिपिड से होते हैं जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से रिलेटेड करते हैं, बिलोंग करते हैं। सो वो कौन सी सेल मेम्ब्रेन की प्राइमरी कंपोजिशन होती है? सो वो फास्फोलिपिड सी एक बनावट होती है। ओके, सो उसकी ये कंपोजिशन होती है फास्फोलिपिड की। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो एक लिपिड कंपोनेंट था किसका? सेल मेम्ब्रेन का। वो असली प्राइमरी कंपोज था फॉस्फोलिपिड का, और कोई इसमें नहीं शामिल था। ट्राइग्लिसराइड था, स्टेरॉइड वैक्सेस ये सारे नहीं थे, ओनली फास्फोलिपिड थे। ओके, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी फास्फोलिपिड। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Okay, what is the total number of chromosomes include both homologous pair in the diploid cell? So ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार टेस्ट में आ चुका है, एमडीकेट की टेस्ट में, एनटीएस की टेस्ट में, एसटीएस की टेस्ट में। ओके, सो इसको आपने याद रखना है। आपको शायद याद भी होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना जो है टफ नहीं है। ओके, जो हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो मींस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लूड किए जाते हैं बहुत होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, पेयर्स में। सो हमारे पास 446 होते हैं। ओके, जो पेयर्स होते हैं वो हमारे पास 23 होते हैं, जिसमें 46 जो हमारे पास इसमें डुप्लाइड सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओनली 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, अदर की ये बात नहीं कर रहा, ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। सो ओनली 46 प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, ड्यूरिंग व्हिच प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन? ओके, वो कौन सा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का जो हमारे पास क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, जो रेप्लिकेटेड करता है, डिवाइड करता है इक्वली बिटवीन दी डॉटर सेल्स में। ओके, इक्वल बिटवीन टू द डॉटर सेल्स। सो मियोसिस, माइटोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, कैरियोटाइपिंग। ओके, सो वो कौन सा प्रोसेस होता है जो सेल डिवीजन की कंपोजिशन करता है? सेल डिवीजन की जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेटेड होते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वली बिटवीन टू डॉटर सेल्स में। सो वो हमारे पास एक माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ओके, द प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। ओके, सो आपको ये बात समझ में आ गई। ये डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं करते, ये मियोसिस और कैरियोटाइपिंग नहीं करते, ये ओनली माइटोसिस का काम करते हैं। तो इसको प्रोसेस को ही हमने नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस, नॉट मियोसिस। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, ओके, which chromosomes have a centromere located at the near end? एक वन नियर एंड है, ये एक सेंट्रोमियर है। देन उसके बाद क्रिएटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, एक इसके बाद जो है आर्म है ये ऐसी है। देन उसके बाद ये वेरी सिंपल सा एक शॉर्ट है। ओके, ओके, ये बात आपको समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं, फिर ऐसे लिखते हैं, ये एक ऐसा है, ये एक शॉर्ट है। तो इसको हमने क्या नाम देते हैं? ये देखिए कि एक सेंट्रोमियर है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ओके, देन ये लोकेटेड है टू आर्म्स के, वन एंड क्रिएटेड अ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, एक जो है इसका लॉन्ग हो गया, देन उसके बाद ये जो इसका शॉर्ट है वो इसका ये शॉर्ट हो गया। ओके, ये इसका शॉर्ट हो गया। सो इसको हमने नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रो क्रोमोसोम्स। ओके, नॉट इसको मेटा कहेंगे, ये इक्वल नहीं है।
देन सब मेटा कहें क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो इसको मेटा कहते, ये इक्वल नहीं है तो सब मेटा कहें नहीं। ये इसका एक मेन बात है, आगे भी इसका एमसीक्यूज है इसकी बेसिस पे जो आपके पास सब मेटा होगा, लेकिन ये सब मेटा नहीं है। ये सब मेटा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शॉर्ट लॉन्ग, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, क्योंकि इसका शॉर्ट जो है इतना ज्यादा शॉर्ट है कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। ओके, एक लॉन्ग हो गया एक शॉर्ट हो गया। सो सेंट्रोमियर बीच में लगा होता है। सो जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, which term describe chromosomes within the centromere that is slightly off center, resulting it is arm of unequal length. Okay, this is called as submetacentric। यहाँ आपको बात कुछ समझ में आ गया? यहाँ उस पे जो पहले था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो है वो एक लॉन्ग था एक शॉर्ट था। ओके, तो इसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। देन उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है आगे, जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टर्म डिस्क्राइब किया गया है कि सेंट्रोमियर जो होता है, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, यहाँ एक इसकी हाफ सेंटर है। स्लाइटली हाफ मींस ऐसे कि यहाँ पे एक आर्म जो है अनिकल आर्म है, ये ऐसे ऐसे है, ये स्लाइटली आर्म है। सो इसका स्लाइटली, तो इसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज सबमेटासेंट्रिक। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर लगा होता तो यहाँ पे ये दोनों आर्म होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तो हमने इसको नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ओके, बात को आप समझ में आ गया? इसको हम देते नाम कि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं। ओके, तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स तो नहीं हुए क्योंकि इसका एक लॉन्ग है, एक वेरी शॉर्ट है, स्लाइटली हाफ सेंटर है। ओके, ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते, उसको हमने कर सकते थे काउंट जो इतना बड़ा था, लेकिन दिखाता हूं मैं जो यहाँ पे ये ओयो ये है, यहाँ पे जो लगा हुआ है एक शॉर्ट एल लॉन्ग। ओके, तो इसको हमने दिया दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। ये हम काउंट कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। देन उसके बाद आगे जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक स्लाइटली हाफ सेंटर यहाँ की बात हो रही है कि स्लाइटली हाफ जो हमारे पास सेंटर होता है वो उसकी रिजल्टेंट जो होती है आर्म की अनइक्वल लेंथ के हिसाब से वो ऐसे जो हमारे यहाँ आपको मैंने बताया दिस इज कॉल्ड एज सबमेटासेंट्रिक। ओके, तो ये बना इसका सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कभी कभार टेस्ट में आ जाती है, तो इस पे आपने बहुत सारे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए कि ये आ सकता है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? तो आप जानते होंगे जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका कलर सा कौन सा होता है? सो कलर जो होता है वो एक क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, नॉट अ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोसोम, क्लोरोफिल। क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक क्रोमोप्लास्ट होता है। ओके, जो हमारे पास क्रोम होता है उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन। क्लोरो मींस डिफरेंट कलर्स। यहाँ ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि जहां पे ल्यूकोप्लास्ट की बात हो रहा होती है तो वो कलरलेस की बात होती है। ओके, ओके, जो ल्यूकोप्लास्ट था उसका जो है कलर था वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। हम यहाँ पे क्रोमो और क्लोरो की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे जो है ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो असल में एक कलरलेस होते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता, जैसे कि ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, येलो, व्हाइट, सो अदर। सो ये ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लांट है। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट होती है मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शेयर करता हूं। ओवरऑल फॉर प्रीलिम्स में ओवरऑल पाकिस्तान जो भी अपडेट होती है रिलेटेड, जो भी एडमिशन से रिलेटेड होती है, पास पेपर से जो भी उसकी अपडेट आती है डेली बेसिस पे मैं यूट्यूब पे जो है शेयर करता हूँ कि स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं हो दिक्कत। ओके,
उसको आसानी हो जाए स्टडी करने में। सो मैं ये सारे प्रोसेस जो भी मेहनत करता हूँ आपके लिए करता हूँ कि आपकी सक्सेस हो। ओके, कि आपको कोई मतलब तकलीफ ना पहुंचे कि ये किया वो नहीं हुआ, ये ऐसा करता तो ऐसा होता, नहीं, इसकी बात नहीं है। आप कंसिस्टेंसी से काम करें, जो भी काम करें वो कंसिस्टेंसी से करें, जो भी काम करें दिल से, मेहनत से, जोश से करें कि मुझे ये करना है और मैं कर रहा हूं। ओके, ये मुझे पाना है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो एक कंसिस्टेंसी का होता है। आप जब भी किसी चीज को कंसिस्टेंसी से याद नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी से उसको मतलब से पढ़ते नहीं हैं, तो वो चीज आपको नहीं मिलती। ओके, मेन शे होती है एक कंसिस्टेंसी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, which type of plastids is responsible for photosynthesis and contains the green pigment chlorophyll? ओके, जो हमारे पास एक टाइप होती है प्लास्टिड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है फोटोसिंथेसिस में एंड कंटेंट्स होती है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल्स में। ओके, सो ये टाइप होती है प्लास्टिड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है फोटोसिंथेसिस एंड कंटेंट्स दी ग्रीन पिगमेंट। ओनली मैंने आपको पहले बताया जो ये फोटोसिंथेसिस में ग्रीन पिगमेंट की बात हो तो यहाँ पे हमने जो नाम याद करते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरो मीन्स कलर, क्रोमो मीन्स ग्रीन कलर की बात। यहाँ पे जिस चीज पे भी क्रोमो का लफ्ज हो आप समझ लीजिए कि ये ग्रीन पिगमेंट की बात कर रहा है। सो ओनली डिस्कस अबाउट ग्रीन पिगमेंट, सो ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो आपको ये बात समझ में आ गई, जो ग्रीन पिगमेंट होती है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होती, वो क्रोमोप्लास्ट होती है। यह कलर की बात होती ब्लू, येलो, व्हाइट एंड अदर ब्लैक, सो ऑन, डिफरेंट कलर्स हैं। सो यहाँ उसकी बात है क्लोरोप्लास्ट की। ओके, क्लोरो मीन्स कलर्स, यहाँ पे क्रोमो की बात है तो ग्रीन कलर पिगमेंट आप समझिए। ओके, यहाँ पहले भी मैंने आपको लिकोप्लास्ट की बात बताई कि वो कलरलेस होते हैं, या ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस। ओके, ये क्रोमो मीन्स ग्रीन पिगमेंट होते हैं। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर से होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स होते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, which method involved spinning a sample at high speed to separate component based on the weight? वो कौन सी मेथड हम इन्वॉल्व करते हैं, इस्तेमाल करते हैं स्पिनिंग द सैंपल ऑफ हाई स्पीड सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन दी देयर वेट के हिसाब से। जो हमारे पास होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, क्रोमेटोग्राफी होती है, जेल फिल्ट्रेशन होता है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन का ये काम होता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है एक असल में ये इन्वॉल्विंग होती है स्पिनिंग ऑफ सैंपल एज एन हाई स्पीड करते हैं उसको सेपरेट कंपोनेंट से। ओके, जो उसके बेस्ड होती है वेट के। सो जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये न्यू सिंटेक्स बोर्ड फर्स्ट ईयर का बोर्ड जो है उसके चैप्टर में उसके बुक में दिया गया है, क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर और टॉपिक एंड जेल फिल्ट्रेशन भी इसका टॉपिक दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी दिया गया है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी दिया गया है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं न्यू सिंटेक्स बोर्ड में ऐड किए गए हैं। सो यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो सी होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। जो भी ओवरऑल पाकिस्तान में एनटीएस के हिसाब से, एसटीएस के हिसाब से जो भी टेस्ट होती हैं वो इस चैनल पे मैं डेली बेसिस पे जो है शेयर करता हूँ। जो भी आपको चाहिए, जो भी लेक्चर्स चाहिए, जो भी मतलब पास पेपर चाहिए वो आप यहाँ इस चैनल पे देख सकते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर यहाँ मैंने भेजे हैं, यहाँ जो है सॉल्व करवाए हैं। देन उसके बाद लियाकत यूनिवर्सिटी जो लम्स मैंने आपको बताया, देन जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, उसका भी मैंने यहाँ पे वीडियो डाले हैं, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड किए हैं। उसके हिसाब से जो भी ओवरऑल पाकिस्तान फॉर पेरेंट्स में जो भी अपडेट होती है, अपडेट आने वाली होती है, जो भी होती है सिस्टम एडमिशन के सिलसिले में, वो मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके,
Okay, what is the primary purpose of fractionation? जो हमारे पास fractionation होता है उसका primary purpose क्या होता है जो हमारे पास एक काम करते हैं इन्होंने fractionation में. So fractionation में जो होते हैं वो एनर्जी की प्रोडक्शन तो नहीं करते, ये सेपरेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट की करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करते, ये डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं करते. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास इसका बी ऑप्शन होगा. ओके, जो हमारे पास फ्रैक्शनेशन होती है उसका मेन पर्पस जो होता है वो सेपरेशन ऑफ न सेल्यूलर कंपोनेंट की सेपरेशन करते हैं. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, सो थैंक यू, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक जरूर पहुंचे. ओके, थैंक यू वेरी मच.